हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेरे बहुत सारे बच्चों को एक बार में मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में नहीं आ रही है, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए यहाँ सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो होता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मैं इजी बनाने के लिए आप कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, होता क्या है, जब प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में तो जो ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं जिससे फीमेल गैमीट ओवम रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब वो रिलीज होता है तो उसके बाद जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, जब वो 28 डेज के बाद स्लग ऑफ होने लगती है तो उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। यानी कि ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद स्लग ऑफ हुई, देन उसके बाद अगेन वो दोबारा न्यू 28 डेज के बाद वो दोबारा से बनेगी एंडोमेट्रियम की लेयर। और एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है? यूट्रस की सबसे इंटरनल लेयर है। अब ये एंडोमेट्रियम क्यों चाहिए? बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में ही होगा। तो इम्प्लांटेशन होने के लिए जो एंडोमेट्रियम है, वो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो वो थिक होती जाती है। और जब वो थिक होगी तो वो बेबी के वेट को इजीली 9 मंथ तक बियर कर सकती है। यानी कि ये यूट्रस की लेयर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस तरह से आपको पढ़ाऊंगी कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये याद रखना है कि जो भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी इवेंट हो रहे हैं, उन इवेंट को हमें 3 चीज़ों में डिवाइड करना है, 3 ब्लॉक्स में। और वो 3 ब्लॉक अलग अलग जगह हो रहे हैं, लेकिन वो इफेक्ट एक ही जगह डाल रहे हैं, इम्पैक्ट, असर उनका एक ही जगह आ रहा है। जैसे कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि सपोज एक मिशन है, एक सीक्रेट मिशन है किसी गवर्नमेंट का, और वो अलग अलग कंट्रीज से या अलग अलग स्टेट से हो रहा है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो 3 अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही मिशन है उनका, ठीक है। तो तीनों कोलैबोरेट करके और तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही करेंगे ना, तो उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक ही मिशन पे है। तो इन द सेम वे मिशन एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग जगह से ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। तो सबसे पहला जो इसका कंट्रोल है वो कंट्रोल है हार्मोनल लेवल का कंट्रोल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, LH है और FSH है। अच्छा, अब ये जो LH और FSH हैं, ये अलग आपका, मैंने बताया ना, जैसे कि एक सीक्रेट मिशन पे हैं और वो अलग अलग कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वहाँ से कुछ कर रहे हैं। तो ये जो LH और FSH है, ये आपका कहाँ से होंगे? ये आपका होंगे ब्रेन से। और ब्रेन में कौन इनको सीक्रेट करेगा? ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर आपका? दैट मीन्स कि कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन। दिमाग से सोचोगे तो हो भी जाएगा, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। वो सभी ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए कह सकते हैं कि हार्मोन सीक्रेट करती है। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मैंने लिखा हुआ है। अब ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ हो रहे हैं? ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने वाली जो साइट है, ये साइट है ओवेरी, ठीक है। और ओवेरी में भी किसमें दम है? ओवेरी में भी जो ओवम है ना, या आप कह सकते हैं कि फॉलिकल, ओवम फॉलिकल में ही तो रह रहा है। तो फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे। तो दैट मीन्स कि एक सेट हार्मोन का एक पेयर ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी से कंट्रोल हो रहा है, निकल रहा है, और दूसरा सेट जो है वो ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है। अब ये करते क्या है? जब ये काम करते हैं तो ये 2 जगह अपना असर दिखाते हैं, और इनका जो इम्पैक्ट आएगा, तो वो पहला इम्पैक्ट एंडोमेट्रियम पे देखें अगर यूट्रस में क्या होगा,
तो यूट्रस में हम ये 1 to 28 डेज तक रहती है जो साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यूट्रस के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे फर्स्ट जो 1 to 6 जो डेज होंगे वो हमारे कहलाएंगे मेंस्ट्रुअल डेज। क्या कहलाएंगे? मेंस्ट्रुअल डेज, जिनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव, नॉर्मल, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप। किन्हीं को ज़्यादा भी होता है, किन्हीं को थोड़ा कम, किन्हीं को नॉर्मल मॉडरेट ब्लीडिंग होता है वेजिना के थ्रू। तो ये वेजिना के थ्रू ब्लीडिंग क्या हो रहा है, इसमें है क्या? तो ये जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, इसमें आपका क्या क्या है? इसमें आपकी एंडोमेट्रियम शेड हो रही है जो बनी थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि एवरी 28 डेज के बाद नई एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है। मस्कुलर थिक, मस्कुलर स्ट्रॉन्ग लेयर है, स्टर्डी है। तो इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की मसल्स, जो भी टिश्यूज़ हैं वो आएंगे इसमें, और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स सीक्रेट होंगे, और इसमें फाइब्रिनोलाइसिन भी सीक्रेट होंगे। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, और ये अकम्पनीड विद ब्लड। ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड क्यों इसमें, इसके साथ में ब्लीडिंग क्यों होता है। देन उसके बाद 6 to 14 डेज यूट्रस में क्या होगा? तो 6 to 14 डेज जो यूट्रस के हैं वो 6 to 14 डेज यूट्रस के प्रोलिफरेटिव डेज हैं। कैसे डेज हैं? प्रोलिफरेटिव डेज, मतलब जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लेयर है ना, ये आप 6 डेज से देखिए, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगी प्रोलिफरेटिव। ये थिकनेस, इसकी मोटाई बढ़ने लगेगी। एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर होती है वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है, यानी कि प्रोलिफरेट करती है, और उसमें ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, ये सब प्रोलिफरेट करने लगेंगी। उसमें ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, उसकी सप्लाई होगी, कुछ ग्लैंड्स आ जाएंगी, तो वो प्रोलिफरेट करेंगे। 15 to 28 डेज में यूट्रस में हम कह सकते हैं कि वो उसे सिक्रेटरी फेज में आ जाता है। वो कौन सी फेज होती है उसके लिए? सिक्रेटरी फेज। अब ये सिक्रेटरी फेज क्या है? तो जो सिक्रेटरी फेज है उसका मतलब है, ऐसे में आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, कौन से दो हार्मोन जो कि ओवरी खुद सिक्रेट कर रही है, कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इनका लेवल आपका अप होने लगता है। इनका लेवल क्या होने लगता है? अप होने लगता है। और जो ये एंडोमेट्रियम लेयर जो बनी है प्रोलिफरेटिव फेज में, ये कुछ यूट्रस में सिक्रेशंस करने लगती है, साथ में ये सिक्रेट भी करती है कुछ मटेरियल, सो दैट कि इम्प्लांटेशन हो तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस बच्चे के लिए, बेबी के लिए इजी हो जाएं। तो इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ओवेरी में क्या हो रहा है। 1 to 28 डेज ओवेरी क्या कर रही है? तो ओवेरी के अगर मैं बात करूं तो जो ओवेरी है 1 to 28 डेज में, उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ओवेरी में फॉलिकल बन रहे हैं ना, और फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी ओसाइट है, फीमेल गैमीट है। ठीक है, फीमेल गैमीट को कहाँ पे आना है? फेलोपियन ट्यूब में आना है मेनली, बनेगा वहाँ, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए ट्यूब में आएगा, फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर आपका ओवेरी में बनेगा, लेकिन यहाँ से रिलीज होके यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो जो ओवेरी है उसमें 1 to 13 डेज, 1 से 13 दिन तक कुछ नहीं होता, सिर्फ फॉलिकल ग्रो करते हैं। तो इसलिए हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? फॉलिकुलर फेज। इसमें फॉलिकल्स ग्रो करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि 1 to 13 फॉलिकुलर फेज, तो आप यहाँ यू कैन सी हेयर 1 से लेके 13 डेज तक यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, देन ये टर्शरी फॉलिकल, और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अगर आपको फॉलिकल के बारे में जानना है तो मेरा ग्राफियन फॉलिकल का एक क्लियर कट वीडियो दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये सब फॉलिकल बनेंगे।
तो इसलिए हम इसको ओवेरी के रेस्पेक्ट में, ओवेरी में चल रही होगी फॉलिकुलर फेज, जबकि 1 to 6 डेज तक जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो शेड ऑफ हो रही होगी, तो यूट्रस के लिए वो रहेगा मेंस्ट्रुअल डेज। इसीलिए देखो ये स्लग ऑफ हो रही है, इसीलिए यहाँ पे देखिए जो एंडोमेट्रियम की लेयर है कितनी थिन हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल जो बेसिक लेयर है ना स्ट्रेटम बेसल, सिर्फ वो ही रह गई है एंडोमेट्रियम, यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग। तो 1 to 13 डेज, 6 to 14 डेज, यहाँ देखिए 6 दिन के बाद एंडोमेट्रियम दोबारा से ग्रो करने लग रही है। 15 to 28 डेज ये ग्रो कर रही है और इसमें सीक्रेशंस यूट्रस में कुछ डाल रही है। तो 1 to 13 डेज फॉलिकुलर फेज हो गई। 13 डेज के बाद 14 डे को हम कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन होता है। तो ये ओव्यूलेटरी फेज हो गई। कैसी फेज हो गई ये हो गई हमारी ओव्यूलेटरी फेज। ये हमारी ओव्यूलेटरी फेज है। अब ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या होगा भाई 14 के बाद, तो 15 से लेके 28 डेज तक ओवेरी में यहाँ से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से जब ये रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट, ओवम या फीमेल गैमेट आप जिसे कहेंगे, जब ये फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाएगा ओवम, तो ये बची हुई जो स्ट्रक्चर है जिसमें जोना ग्रेन्युलोसा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल और जो एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, लिकर फॉलिकुलाई था, वो सब यहीं रह जाते हैं ओवरी में। ठीक है, तो ओवरी में ये रह गए, तो अब ये डैमेज स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि इसके अंदर का निकल गया, तो इसमें इंटेंस ब्लड सप्लाई थी बिकॉज ये बहुत ग्रो कर रहा था, रिचली ब्लड वेसल्स, और तो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर ब्लड का फिल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसे स्टार्टिंग में हम कॉर्पस ल्यूटियम नहीं कहेंगे, हालांकि आपकी बुक में 12th में देखो तो उसके हिसाब से कॉर्पस ल्यूटियम ही चल रहा है ना, लेकिन स्टार्टिंग में कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड का मतलब है येलो, यहाँ मैंने ये येलो कलर से बनाया है। कॉर्पस वर्ड का मतलब है डाइंग स्ट्रक्चर, कॉर्प्स लाश को भी कहते हैं ना, तो कॉर्पस मतलब अब ये डाइंग हो गया, इसमें से लिविंग चीज तो निकल गई, अब इसको ब्लड वेसल्स और ये सब सप्लाई नहीं मिलेगा, लिम्फेटिक और ये सब नर्वस, तो ये अब ये डाइंग स्ट्रक्चर, डिकेइंग स्ट्रक्चर, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो खत्म होने लगेगी तो स्टार्टिंग में ये ब्लड फिल्ड रहेगी बहुत ज़्यादा क्योंकि निकल के गया है, तो इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स टूटी हैं, रप्चर हुई हैं, तो ये कहलाएगा कॉर्पस हेमोरेजिकम। हेमोरेजिकम के बाद 15 to 28 डेज में हो रहा है ये सब, और ये क्या कहला रही है आपकी ल्यूटियल फेज। क्या कहला रही है ये ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज का मतलब है कि कॉर्पस ल्यूटियम का बनना। तो ये पहले हेमोरेजिकम बनाएगा, थोड़े दिन के बाद ये फिर अब इसमें से धीरे धीरे ये नेक्रोटिक है, डाइंग टिश्यू है, तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो धीरे धीरे ये येलो हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा एकदम से, और पीला पड़ के ये बाद में सफ़ेद हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। तो ये कॉर्पस हेमोरेजिकम, ल्यूटियम, एल्बिकेंस, इन सभी को मिला के हम 15 to 28 डेज कहेंगे कि हमारी ओवेरी में ल्यूटियल फेज चल रही है। तो होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मेंस्ट्रुअल डेज यहाँ है और मेंस्ट्रुअल डेज ओवरी के रेस्पेक्ट में भी मेंस्ट्रुअल डेज है, तो फिर फॉलिकल क्या है। तो दैट मीन्स कि 1 to 28 डेज यूट्रस में अलग फेजेस चल रही हैं, हालांकि ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, और ओवेरी में फेजेस अलग हैं क्योंकि यूट्रस में तो बन रही है एंडोमेट्रियम लेयर और ओवेरी में बन रहा है हमारा फीमेल गैमेट, यानी कि आपका सेकेंडरी ओसाइट। तो यहाँ उसकी प्रिपरेशन चल रही है। सपोज मैंने बताया ना कि एक सीक्रेट मिशन है, तो सीक्रेट मिशन पे सपोज 3-4 टास्क हैं, तो एक कंट्री में जो रह रहा है उसको एक टास्क दे दिया, दूसरे फिर 3-4 टास्क को मिला के इम्पैक्ट आएगा, पूरा एक काम एक पे ही करना है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इसी तरह से हो गया। तो ये एंडोमेट्रियम की अलग अलग फेजेस हो गई, यूट्रस के अंदर चल रही हैं, यूटेराइन की फेजेस हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी इस तरह से 1 to 28 डेज इन फेजेस से होके गुजरती है फॉलिकल के थ्रू। अब हम बात करेंगे हार्मोन की, क्योंकि अभी देखिए हमने ये बात तो कर ली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हमारे हार्मोन तो रह ही गए ना बच्चों। तो अब हम बात करेंगे हार्मोन की। तो देखो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो मैं आपको बात करती हूँ जो ब्रेन से हार्मोन निकल रहा है, क्योंकि कंट्रोल तो वो ही कर रहा है ना सारा। तो जो ब्रेन से हार्मोन निकल रहे हैं FSH और LH, तो पहले हम इनको टेक ऑन कर लेते हैं। तो हार्मोन की बात ऐसी है बच्चों
कि जो FSH है आपका, जो FSH हार्मोन है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है तो किसको ग्रो कराएगा? ये फॉलिकल को ग्रो कराएगा। यानी कि दैट मीन्स कि ये आपका ओवेरी में फॉलिकल पे काम करेगा, राइट। तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है एक हार्मोन, दो हार्मोन रिलीज कर रही है, FSH एंड LH। तो पहले FSH को कर लेते हैं। तो जो FSH है वो क्या करेगा? FSH कराएगा फॉलिकल को ग्रो। अब देखो, आपको रटना नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा कनेक्शन बताती हूँ। फॉलिकल कहाँ ग्रो हो रहे हैं बच्चों? फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं ओवेरी में। फॉलिकुलर फेज, जब फॉलिकल सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, जिस समय ज़रूरत है, जब वो सेकेंडरी ओसाइट को लेकर अपने अंदर ग्रो कर रहे हैं, सो दैट कि सेकेंडरी ओसाइट प्रोटेक्टेड है, उसको नरिशमेंट मिल रहा है, और उसके अंदर सेकेंडरी जो ओसाइट है, जो ओवम है, मतलब वो ओवम ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए फॉलिकल का होना ज़रूरी है। फॉलिकुलर सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है उसके चारों तरफ, जोना ग्रेन्युलोसा सेल का। तो ये सब 1 to 13 डेज। तो यानी कि यू कैन इमेजिन कि इसकी जो एक पीक आएगी ना, वो FSH की जो पीक है वो फॉलिकल की ग्रोथ के लिए है, और फॉलिकल की ग्रोथ आपकी हो रही है 1 to 13 डेज में। दैट मीन्स कि जो FSH की पीक है, तो उसकी फर्स्ट पीक, यानी कि FSH आपको पहले कब बढ़ा हुआ दिखेगा? पहले बढ़ा हुआ दिखेगा आपको स्टार्टिंग के फॉलिकुलर फेज में, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में। तो इस समय आपको ये जो फॉलिकुलर फेज है, यहाँ पे आपको FSH बढ़ा हुआ दिखेगा। देखते हैं FSH बढ़ा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल जी, आप ये देखिए, यहाँ से मेंस्ट्रुअल डेज स्टार्ट हुए हैं तो FSH यहाँ बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉलिकल को ग्रो करवाने के बाद थोड़ा सा डाउन में, देन अगेन इसकी FSH की एक सेकंड पीक आएगी। अब सेकंड पीक कब आएगी इसकी? मतलब दोबारा ये कब बढ़ेगा? दोबारा ये बढ़ेगा प्री ओव्यूलेशन के टाइम में, यानी कि, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जितना यहाँ बढ़ा था ना फॉलिकल को ग्रो कराने के लिए, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, स्लाइड सा इंक्रीज होगा। और कब होगा? प्री ओव्यूलेशन के टाइम पे, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज कब आ रही है? 14 डे। तो 14 डे को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्री ओव्यूलेशन, बढ़ना तो ये देखो यहाँ से 12-13 दिन से, मतलब 48-24 आवर्स से ही इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन पीक कब आएगी इसकी? ओव्यूलेशन के टाइम पे, और 14 दिन से, यानी कि 13 दिन या 13.5 दिन, ऐसे मान लो आपका कुछ 8-10 घंटे पहले ओव्यूलेशन से एकदम से ये आपका जो FSH है वो ग्रो करेगा, इसकी सेकेंड पीक आएगी। तो ऐसे FSH की पीक की बात हो गई। अब बात करते हैं LH की। LH क्या है? LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है हमारा। ल्यूटिनाइजिंग मतलब ल्यूटिन वर्ड कहाँ आ रहा है? ल्यूटिन का मतलब होता है येलो ना, कॉर्पस ल्यूटियम में आ रहा है ल्यूटिनाइजिंग वर्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, तो यानी कि LH को सीक्रेट कौन कर रहा है? मैंने कहा ना कि ये प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, LH और FSH। तो LH और FSH तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सीक्रेट कर रही है, ठीक है। तो ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। दैट मीन्स कि ये किस पे काम करेगा? सीक्रेशन तो इसका ब्रेन से हो रहा है, लेकिन ये काम किस पे करेगा? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए। सिंपल और सिंपल ये क्या कराएगा बच्चों? ये आपको याद रखना है कि LH सिंपल और सिंपल कुछ नहीं करवाता, सिर्फ क्या कराएगा? ओव्यूलेशन कराएगा। LH ओव्यूलेशन कराएगा यहाँ पे। और ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14th डे हो रहा है। वेरी गुड। तो LH की जो पीक आएगी वो ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो यू कैन सी कि आप यहाँ पे LH की पीक, जब पीक आती है तो ऐसा तो है नहीं ना कि 1 घंटे के अंदर ही तुरंत बढ़ गया। तो वो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करके थोड़ा थोड़ा लेवल अपना राइज करेगा और यहाँ पे एकदम से पीक आएगी। अब इसके बाद ना देखिए, LH का कोई बहुत ज़्यादा खास काम नहीं है, क्योंकि LH को ओव्यूलेशन करवाने के लिए ही मेनली इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अब वो LH की सेकंड पीक कोई नहीं आएगी। LH की सिर्फ क्या होगी? ओनली
1 पीक, सिर्फ एक ही पीक एलएच की हमें मिलेगी ओव्यूलेशन के टाइम पे। ओव्यूलेशन से थोड़ा सा पहले वो बढ़ना चालू होगा और बिल्कुल ओव्यूलेशन जब वो एकदम पीक पे आएगा तभी ओव्यूलेशन हो पाएगा, वही रिस्पॉन्सिबल है। और इस पीक को हम कहते हैं एलएच सर्ज। किसका नाम देते हैं? एलएच सर्ज का। यहाँ तक का क्लियर हो गया आप सभी को। अब उसके हम बात करेंगे। अब ये 2 हार्मोन रह गए हैं। ये 2 हार्मोन हमारा बताओ कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं? मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये 2 हार्मोन हमारा सीक्रेट हो रहे हैं, ओवेरी कर रही है, और ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल ही कर रहे हैं। चाहे वो ओवेरियन फॉलिकल ओव्यूलेशन से पहले हो या फिर वो डाइंग ओवेरियन फॉलिकल हो जिसमें से oocyte निकल चुका है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम। तो आइए चलो बात यहाँ पे अब इसकी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, एस्ट्रोजन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन की ना बच्चों, बेशक आपकी बुक में देखने से आपको ऐसा लगेगा कि एक ही पीक है, लेकिन गौर से देखेंगे ना तो एस्ट्रोजन की ना 2 पीक आती हैं। और मेनली पहले एस्ट्रोजन का मैं काम बता देती हूँ और कहाँ से सीक्रेट हो रहा है। ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल जो है ये एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल बच्चों कभी भी एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, क्योंकि ग्रैनुलोसा की सेल जब तक ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होंगी वो एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं करेंगे। इसीलिए सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन सीक्रेशन होने लगता है। तो एस्ट्रोजन आप देखोगे तो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आप देखिए ये बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर ये बनाएगा। तो एस्ट्रोजन की जो फर्स्ट पीक है आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली पीक जो एस्ट्रोजन की आएगी वो एक ओव्यूलेशन से पहले आएगी, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की फर्स्ट पीक तो आएगी प्री ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन की फर्स्ट पीक कब आने वाली है? प्री ओव्यूलेशन इसकी फर्स्ट पीक आने वाली है। एस्ट्रोजन की फर्स्ट पीक मतलब प्री ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओव्यूलेशन 14वें दिन है तो आपका 12-13 दिन 24-48 घंटे पहले ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे 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 बढ़ना चालू हो जाएगा एस्ट्रोजन, राइट। आप इस तरह से भी इसको और ज़्यादा क्लियर कट बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। अब जब ये आई है तो एक बार से एकदम से तो डाउन होगी नहीं, तो ये धीरे 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 ऐसे थोड़ा ब्रॉड बना दीजिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये डाउन हो गया यहाँ पे, क्योंकि पीक तो तभी कहलाएगी ना जब आपका पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हो गया। और ये ही जो एस्ट्रोजन है ना, इसकी ये जो पीक है फर्स्ट पीक, ये पीक जब तक नहीं आएगी तब तक एलएच सर्ज नहीं होगा। अब आप देखिए दोनों चीज़ें कितनी इंटरकनेक्टेड हैं। ये पीक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? एलएच सर्ज के लिए। दैट मीन्स कि अब देखो एस्ट्रोजन कौन निकाल रहा है बच्चों? एस्ट्रोजन निकाल रहा है ओवेरी के फॉलिकल खुद, जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिनमें कि ओवम है। अब ओवम जब बाहर निकलने के लिए आएगा ना, रेडी होगा कि भाई मैं बन चुका हूं, तब वो खुद ही ब्रेन को, यानी कि एलएच तो ब्रेन से निकल रहा है ना बच्चों, तो वो खुद ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल खुद ही ब्रेन को जाके सिग्नल देगा कि भाई आप एलएच निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा एलएच सर्ज करो, क्योंकि जिससे मैं इस ओवम को बाहर ओव्यूलेशन करवाऊं और इसे फेलोपियन ट्यूब में भेज सकूं। तो दैट मीन्स बच्चों अब आपको समझ में आया कि फर्स्ट पीक एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन खुद ही ग्राफियन फॉलिकल निकाल रहा है, वो अब उसको इंडिकेशन दे रहा है ब्रेन को कि मैं बढ़ गया हूं। एस्ट्रोजन जब तक एकदम से फर्स्ट पीक आएगी तो ब्रेन को एहसास होगा कि अरे एलएच बढ़ाना है, अब ये रेडी है और अब ये ओव्यूलेशन कर सकता है। तो एकदम से उसके रेस्पॉन्स में, किसके रेस्पॉन्स में बच्चों? एस्ट्रोजन की फर्स्ट पीक के रेस्पॉन्स में, ये जो फर्स्ट पीक है इसके रेस्पॉन्स में एलएच निकल, ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है और एकदम से एलएच बढ़ाती है, एलएच सर्ज, और फिर ओव्यूलेशन हो जाता है। ऐसा हुआ ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो मम्मी खुद कहती है जाओ अब हॉस्टल में जाओ, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है हॉस्टल में जाओ और थोड़ा सीखो कुछ। तो यानी कि अब ग्राफियन फॉलिकल खुद ही सिग्नल दे रहा है एस्ट्रोजन ज़्यादा निकाल के ब्रेन को कि अब ये ओवम को निकालो और इनको अब मैच्योर हो गया है, ये अब अपना काम करने लायक है। उसके बाद सेकेंड पीक की, क्योंकि मैंने कहा ना बच्चों की फर्स्ट पीक, अब
मिड ल्यूटियल फेज, जो तो ल्यूटियल फेज है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बना है, यहाँ पे मिड में आप देखिएगा एक छोटी सी ब्रॉड पीक आ रही है, मतलब इसके बराबर जितनी तो स्ट्रांग नहीं है, हालांकि कंसंट्रेशन इतना तो नहीं रिलीज होगा बट थोड़ा सा बढ़ेगा, तो एक वीक सी पीक फिर से आएगी, ब्रॉड वीक पीक। और किस फेज में आएगी इसकी सेकेंड पीक? मिड ल्यूटियल फेज में। तो एक वीक सी एक सेकेंड पीक आएगी। यहां तक का क्लियर हो गया बच्चों? अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। तो बच्चों प्रोजेस्टेरॉन कौन निकाल रहा है? देखो मैंने तो अभी तक आपसे ये कहा ही नहीं कि ओवेरियन फॉलिकल है ये प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, एस्ट्रोजन का फंक्शन एक और बता देती हूँ। एक तो एस्ट्रोजन का फंक्शन है ब्रेन को सिग्नल देना कि एलेक्स सर्ज और ओवुलेशन कराना। दूसरा एस्ट्रोजन जो है वो ये रिलीज कर रहे हैं फॉलिकल, तो फॉलिकल जो रिलीज करते हैं तो वो एस्ट्रोजन जैसे जैसे निकलता जाएगा ना, वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना बच्चों, इसको थिक करवाएगा और ज़्यादा थिक करवाएगा। और इस एंडोमेट्रियम लेयर को बच्चों इतना थिक करवाएगा कि इसमें ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई, स्पाइरल, मैं ऐसे ऐसे स्पाइरल बना रही हूँ ना, देखो ऐसे, तो स्पाइरल आर्टरीज इसमें डेवलप होने लगती हैं। इतना ब्लड वेसल्स से रिच कर देगा, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन हुआ तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट और एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। तो ये बिल्कुल स्पाइरल आर्टरीज डेवलप हो जाएंगी, ग्लैंड्स डेवलप हो जाएंगी और ये और ज़्यादा थिक होने लगेगी। तो ये एस्ट्रोजन का काम है कि एंडोमेट्रियम को बनाना। ओके, देन उसके बाद, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो आपको पता ही है एस्ट्रोजन, ये वाला फंक्शन तो हम या मेंस्ट्रुअल की बात करें इसलिए मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग एस्ट्रोजन का आपको फंक्शन बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे किसकी बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन की। तो चलो प्रोजेस्टेरॉन, अब प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन हमारा, ये जो हमारा हमने कहा ना ओवेरियन ओवरी के अंदर है, तो ये जो जब ये निकल जाएगा तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम वाली फेज 15 से 28 दिन, ओवरी के केस में तो इसे ल्यूटियल फेज कहेंगे, और यूट्रस के कंसर्न देखा जाए तो ये सिक्रेटरी फेज है। यूट्रस इस समय बिकॉज स्पाइरल आर्टरीज वेन्स रिचली सप्लाई हो गया है तो वो अपना फंक्शन करने लग गई है एंडोमेट्रियम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, तो वो कुछ सिक्रेशंस भी करने लगती है सो दैट कि उसको रेडी करती है। ऐसा होता है ना कि घर में कोई मेहमान आता है तो आप घर को थोड़ा सा रेडी करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस करते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, ऐसा ही समझ सकते हैं आप। प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं बच्चों, कमिंग ऑन बैक ऑन टू दिस टॉपिक प्रोजेस्टेरॉन। तो जो हमारा ये जो प्रोजेस्टेरॉन है बच्चों, ये ओव्यूलेशन के बाद आएगा। कब आएगा बच्चों? आफ्टर ओव्यूलेशन। कौन सीक्रेट करेगा बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा। लेकिन बच्चों हमने कहा कॉर्पस ल्यूटियम, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही ओव्यूलेशन निकलता है तो जब ये इसको छोड़ के जाता है ओवेरियन फॉलिकल को, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से जब निकल गया ओवम, सेकेंडरी ओसाइट विथ सम ग्रेन्युलोसा सेल, कोरोना रेडिएटा वगैरह आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसमें ये जो बचा हुआ जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एकदम से कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनाती हैं, वो एकदम उसमें पूरा रेड रहता है। कॉर्पस हेमोरेजिकम कहते हैं, ब्लड वेसल्स क्योंकि काफ़ी रप्चर हुई है और ये सब, तो वो नेक्रोटिक है। थोड़े टाइम बाद देखो आपको कहीं लग जाती है तो एकदम रेड ब्लड निकलता है, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो वाइट होने लगता है और हीलिंग होती है। अब यहाँ हीलिंग तो होगी नहीं क्योंकि इसकी तो सप्लाई टूट गई है, अब ये लिविंग तो रह नहीं गया, ये तो डेड है। अब तो नए फॉलिकल बनेंगे, उनमें सप्लाई हो रही है लिविंग ब्लड टिश्यूज और अदर मटेरियल की, तो वो लिविंग रहेंगे दोबारा से। तो ये तो अब इसका फेट तो ये है कि ये तो डाइंग ही रहेगा, ठीक है, ये अब लिविंग नहीं हो सकता। तो 15 से 28 दिन तक ये डाइंग रहेगा। तो डाइंग में इसकी 3 फेजेज आएंगी, कॉर्पस हेमोरेजिकम, ल्यूटियम और एल्बिकेंस। तो हेमोरेजिकम जब ये हो के बाद जब ये ल्यूटियल फेज में जा रहा होता है तब ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रोजेस्टेरॉन की जो पीक आएगी ना, पीक वो 4 to 5 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन आएगी, जब कॉर्पस ल्यूटियम एक तरह से अच्छे से बन गया है। तो यहाँ आप देखिए ये डाउन है, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल मेंटेन है लेवल और ये एकदम से इसकी पीक आई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग पीक नहीं होती, एक पीक आई है और ये कब तक रहेगी, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये काफ़ी दिनों तक रहेगी। उसके बाद बच्चों आप कहेंगे कि मैडम अब ये तो सीक्रेट नहीं हो रहा, तो फिर ये आपने क्यों बनाया है ये सब। बच्चों उसके बाद हार्मोन है ना, तो ब्लड में तो रहेंगे ही ना, तो एकदम से तो वैनिश तो नहीं हो जाएंगे ना, इवेपोरेट तो नहीं हो जाएंगे ना, तो इसलिए इतना लेवल तो मेंटेन रहेगा ही ना। कॉन्टिन्यूसली साइकिल चल रही है ना, अगेन 28 दिन के बाद फिर फर्स्ट डे से फिर यही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो होप बच्चों आपको इस डायग्राम के थ्रू और जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आपको अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को स्टिल अभी भी लगता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपके लिए और कुछ इजी वीडियोस बना दूंगी। अब आप बच्चों आप कहेंगे कि मैडम मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, मैं बताऊंगी कि ब्लड वाई द ब्लड कम्स आउट विद दीज एंडोमेट्रियम लेयर, ब्लीडिंग क्यों होता है। तो बच्चों जब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो स्पाइरल आर्टरीज हैं ये इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, रिचली ब्लड की सप्लाई हो रही है फीटस को मेंटेन करने के लिए, उसको तो नहीं पता ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसके बाद हार्मोन का लेवल ऐसे डाउन हुआ तो वो 28 डेज के बाद में तो मेंस्ट्रुअल डेज आते हैं, तो ये जो आर्टरीज वगैरह ये रप्चर होंगी, ब्रेक होंगी और स्पाइरल आर्टरीज ये इनसे कट ऑफ हो जाएंगी, ये ब्लड की सप्लाई नहीं देंगी। तो ये टिश्यू कैसे हो जाएंगे एंडोमेट्रियम के, जो थिक हुए हैं, ये जो बने हैं, ये नेक्रोटिक मतलब डाइंग होने लग जाएंगे, डिके होंगे, और जब नेक्रोटिक हो जाएंगे एंडोमेट्रियम डेड होने लगेगी तो ये स्लग ऑफ हो जाएगी। और इतनी इंटेंस आर्टरीज रप्चर होंगी, जब इतनी एक दूसरे में गुथी हुई तो डेफिनेटली ब्लीडिंग तो होगा ही, तो और ये इट कम्स आउट थ्रू द विजाइना। तो बच्चों ये सब था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। कोई भी आपको परेशानी हो, अगेन मैं आपको कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।